हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। कैसे हमारी जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है कैसे पीरियड्स में चेंज होती हैं, कैसे ग्रुप्स में चेंज होती हैं। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे व्हाट इज योर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज जो पीरियड के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं, लेफ्ट टू राइट चेंज होती है, उसको हम बोलेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस। ठीक है, कोई भी न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस का, जैसे हमारे पास कोई भी एटम है, ठीक है, तो उस एटम का जो न्यूक्लियस है दैट इज और सेंटर पॉइंट, उस सेंटर पॉइंट से आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वहां तक की जो डिस्टेंस, दैट इज न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो पहला हमें यही पढ़ना है कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास कोई भी एटम है, ठीक है, ये हमारे पास एटम है, ये इसका न्यूक्लियस सेंटर पॉइंट होगा, ये इसकी शेल हो जाएंगी, तो ये इसकी शेल हो जाएंगी। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एटम है, इस एटम का जो सेंटर पॉइंट है दैट इज योर न्यूक्लियस होता है, और ये हमारे पास इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में शेल्स होती हैं। क्या है हमारे पास, शेल होती हैं, और ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, तो सेंट्रल पॉइंट जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से इस आउटर मोस्ट शेल की जो ये टोटल डिस्टेंस होगी इसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। इसमें एक बात ध्यान रखने की ये है कि जिस सेल में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है सिर्फ उस शेल तक के डिस्टेंस काउंट करने हैं, ये नहीं है कि आगे वाली शेल जो है वो वेकेंट है। देखो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस शेल तक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो इस शेल तक ही तुमने डिस्टेंस निकालनी, ये नहीं कि जो खाली शेल से वहां तक के डिस्टेंस, वहां तक के नहीं निकालनी। तो यहाँ इस सेंटर पॉइंट, इस न्यूक्लियस से लेकर इस आउटर मोस्ट शेल, इस आउटर मोस्ट शेल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन इसी में प्रेजेंट है, तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियाई। समझ में आया। ठीक है, तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल हैविंग अ लास्ट इलेक्ट्रॉन, वहां तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोलेंगे एटॉमिक रेडियस। यानी ये तुम्हारा पूरा एटम है और ये इसकी क्या है, यहाँ से न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक की ये क्या होगी, एटॉमिक रेडियस हो जाएगी। अब एटॉमिक रेडियस हमारे पास बहुत तरह की होती हैं। ठीक है, कोवेलेंट हो सकती हैं, कोवेलेंट हो जाएंगी। ठीक है, वंडरवाल हो जाएंगी, वंडरवाल हो जाएंगी। ठीक है, एक हमारे पास मेटालिक हो जाएगी, दैट इज मेटालिक हो जाएगी, एंड देन लास्ट इज योर आयनिक हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये जो एटॉमिक रेडियस है इसकी टाइप्स है, कोवेलेंट है, वंडरवाल है, मेटालिक है, एंड देन आयनिक है। ठीक है, अब जैसे एटॉमिक रेडियस है, नाम से पता चल रहा है यहाँ पर टाइप्स किसके बेस पे हैं, बॉन्डिंग के बेस पे टाइप है। देखो जिस, मतलब जो मॉलिक्यूल्स कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं उसमें क्या होगी, कोवेलेंट रेडियस। जो मॉलिक्यूल्स वंडरवाल, उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो वहां पर वंडरवाल रेडियस होगी। मेटल्स के बीच की रेडियस काउंट कर रहे हो तो दैट विल मेटालिक रेडियस, और आयंस के बीच है तो वो आयनिक रेडियस हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमने इसकी टाइप्स पढ़ी हैं। तो हम यहाँ पर इनकी अलग अलग से इनको हम डिस्कस करेंगे, कौन से कब डिस्क्राइब की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं निकाल सकते हैं कि कहाँ तक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो एटॉमिक रेडियस को बहुत सारे मेथड से निकाला जाता है। जैसे हमारे पास है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस, एनएमआर, इन सभी स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से हम क्या निकालते हैं, एटॉमिक रेडियस। जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड होते हैं उनसे इसको निकाला जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड्स। तो जितने भी स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड्स होंगे उससे हम क्या निकालेंगे, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते लेकिन उसके अप्रोक्सीमेट तो हम फाइंड आउट कर ही सकते हैं। ठीक है, अभी हमें पढ़नी है कोवेलेंट रेडियस कि कोवेलेंट रेडियस कौन सी होती है। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास है कोवेलेंट रेडियस। देखो कोवेलेंट रेडियस उन एटम्स के बीच में प्रेजेंट होगी जिन एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्डिंग किसके बीच में प्रेजेंट होती है वो भी ध्यान रखो। जैसे सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड बनाओ, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड है। ठीक है, अब ये बॉन्ड कैसे बना है, देखो इनके बीच में पहली बात तो याद रखो कोवेलेंट बॉन्ड है। अब कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये एटम है, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करेगा, ये हाइड्रोजन एटम है, ये अपना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, उसके बाद क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। देखो ये रहा। किसी भी बॉन्ड को बनाने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस बॉन्ड को बनाने के लिए इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया और इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहाँ पर शेयरिंग हो रही है ना, जितना इसने पार्टिसिपेशन किया है 50% इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए, 50% इसने दिए, तब एक कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो इनके बीच में ये तो डिफाइन हो गया कि बॉन्ड कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड।
ठीक है। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड है हमारे पास, ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गया हमारे पास, ठीक है, और ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है इस एटम, हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम, इन दोनों का जो सेंटर पॉइंट है वहां से डिस्टेंस निकालोगे तुम, ठीक है, समझ रहे हो। तो कोवेलेंट रेडियस क्या होगी तुम्हारे पास, दैट इज हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंट बॉन्डेड एटम, कोवेलेंट बॉन्डेड एटम। अब समझ में आया, ठीक है। अब देखो दो एटम हमारे पास है जो कोवेलेंटली बॉन्डेड है, तो इसका जो सेंट्रल न्यूक्लियस है और इसका जो सेंट्रल न्यूक्लियस है वहां से वहां तक के डिस्टेंस निकालोगे और उसको तुम हाफ कर दोगे। ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि जैसे ये एटम हमारे पास है, इसका सेंट्रल न्यूक्लियस ये हो गया, ये एटम हमारे पास का सेंट्रल न्यूक्लियस, ऐसे हमारे पास बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो अब देखो ये जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस जो होगी दैट विल बी योर कोवेलेंट रेडियस होगी। लेकिन कोवेलेंट रेडियस कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। टोटल रेडियस क्या है हमारे पास, ये वाली होती है, ये हमारी R1 हो जाएगी, ये हमारे पास R2 हो जाएगी। इस न्यूक्लियस से इस शेल तक की जो रेडियस होगी दैट इज R2, इस न्यूक्लियस से इस आउटर मोस्ट शेल तक की R1, ये एटॉमिक रेडियस हो जाएंगी। तो ये जो टोटल डिस्टेंस आएगी ना हमारे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, उसका तुम क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे। ये जो टोटल डिस्टेंस R आएगी हमारे पास, इसका हम क्या कर देंगे, हाफ। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कोवेलेंट रेडियस, क्योंकि ये जो है हमारे पास दिस इज कोवेलेंट रेडियस, ये हमारे पास क्या है, एक कोवेलेंट रेडियस। तो ये याद रखो। सिंपल सी बात करें तो एक कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, उस कोवेलेंट बॉन्ड की हमने जस्ट एक डिस्टेंस निकालनी है कि उस कोवेलेंट बॉन्ड की लेंथ कितनी है, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि इस न्यूक्लियस से ये एटम हमारे पास है, ये एटम हमारे पास, ये हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम, इसका न्यूक्लियस ये है, इसका न्यूक्लियस ये होता है, इसकी आउटरमोस्ट शेल तक रेडियस R1 हो जाएगी, इसके आउटरमोस्ट शेल तक R1 R2 रेडियस हो जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस जो होगी न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस हमारे पास क्या आएगी, टोटल R हमारे पास आएगी। टोटल R में से R1 और R2 हमारे पास क्या है, एटॉमिक रेडियस है। तो एटॉमिक रेडियस कौन सी है, R1 और R2 हमारे पास है। तो टोटल हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, क्योंकि न्यूक्लियस टू न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होगी उसमें एटॉमिक रेडियस भी आएगी। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के बाद उसका हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो दैट विल बी योर हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स। जस्ट सिंपल इट इज। इन्होंने बताया भी है कि जो हमारे पास H2 मॉलिक्यूल है उसकी हमारे पास क्या होती है, 0.74 होती है एटॉमिक रेडियस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस, सॉरी। तो इसकी टोटल डिस्टेंस ये हो जाएगी, इसका हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। तो दैट विल बी योर 0.37 हमारे पास क्या आ जाएगी, कोवेलेंट रेडियस आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से इसको निकालना है। सेकेंड हम पढ़ेंगे यहाँ पर। अब देखो सेकेंड हमें कौन सी पढ़नी है, इसका हमेशा हाफ ही रहेगा हमारे पास, सभी में हमने हाफ करना है, ये बात याद रखो कि सभी में हमने इसका हाफ करना है। अब कौन से बॉन्ड वाले निकालेंगे हम, मेटालिक बॉन्ड हम निकाल सकते हैं, दैट इज मेटालिक जो एटम्स होंगे हमारे पास क्या होंगे, मेटालिक एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसका हाफ हो जाएगी। और यहाँ पर रेडियस कौन से लिए हमने, जस्ट इसको हम इतना ही रब कर रहे हैं, दैट इज मेटालिक रेडियस। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, मेटालिक, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगी मेटालिक रेडियस, ठीक है। अब मेटालिक रेडियस में तुम्हें क्या देखना है, मेटालिक रेडियस जो होगी वो मेटल्स के बीच में होगी। जैसे सोडियम मेटल है, ठीक है, तो सोडियम मेटल की जो रेडियस होती है वो कितनी होती है, 1.8 होती है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, मेटालिक रेडियस। आर हमने शो किया रेडियस के लिए, एम यहाँ पर मेटालिक रेडियस के लिए रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो सोडियम की जो मेटालिक रेडियस होती है वो कितनी होती है, 1.8 होती है। और जो सोडियम की कोवेलेंट रेडियस होती है मेटालिक, और ये कोवेलेंट कितनी होती है उसकी, 1.5 कुछ होती है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मेटालिक रेडियस से छोटी कौन सी है, कोवेलेंट रेडियस है। पहली बात तो पता चला मेटालिक रेडियस कैसे निकालनी है, ठीक है। अब दो सोडियम मेटल्स के बीच में क्या होगी, मेटालिक बॉन्डिंग हो जाएगी। दो सोडियम मेटल है तुम्हारे पास, तो जो मेटल्स के बीच में बॉन्डिंग होती है उसको मेटालिक बॉन्ड कहा जाता है, ठीक है। पहली बात तो समझो कि मेटालिक रेडियस होती क्या है। तो दो एटम्स, कौन से एटम, मेटल वाले, ठीक है, जैसे ब्लॉक के कंपाउंड्स जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं। तो मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है दैट इज मेटालिक बॉन्डिंग। तो सोडियम मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग होगी दैट विल बी मेटालिक बॉन्डिंग हो जाएगी। तो इस मेटालिक बॉन्ड
उसकी जो न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस होगी उसका हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। दैट इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन मेटालिक एटम्स। जो हमने 2 मेटालिक एटम्स लिए हैं उनकी न्यूक्लियस से न्यूक्लियस जो डिस्टेंस निकलेगी, इनके न्यूक्लियस से न्यूक्लियस, दैट इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इसको हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस, कौन से, मेटल्स के। तो मेटल्स हमने 2 मेटल लिए हैं, उनके न्यूक्लियस से न्यूक्लियस हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किए हैं और उसको हमने हाफ कर दिया। दैट विल बी योर मेटालिक रेडियस हो जाएगा। मेटालिक रेडियस में कंपैरिजन देखो, मेटालिक रेडियस 1.8 आई है सोडियम की और कोवेलेंट रेडियस कौन सी आई है, 1.5 आई है। तो ये डिफरेंस क्यों हुआ, इससे तो हमें यही पता चलता है, देखो हमें ये पता है कि जो हमारे पास रेडियाई होती है वो जस्ट एक डिस्टेंस होती है, वो एक क्या होती है, लेंथ ही होती है ना, वो क्या होती है, एक लेंथ ही होती है। लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ की, ठीक है, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। अगर मैं कहती हूँ किसी की लेंथ ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, वीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो कोई भी बॉन्ड जो होगा जितना ज़्यादा लंबा होगा उतना ही ज़्यादा वो वीक बॉन्ड होगा, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही वीक होगी, मतलब वो बहुत कमज़ोर बॉन्ड होगा। और जितना हमारा छोटा बॉन्ड होगा, जितनी उसकी बॉन्ड लेंथ बहुत कम होगी उतनी ही उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ये देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो लेंथ होती है उसी को हम रेडियस बोलते हैं, तो लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो ये दैट मीन्स कि सोडियम मेटल की जो लेंथ आई है, रेडियस आई है, वो कितने है, 1.8, कौन सी, मेटालिक। और सोडियम की जो कोवेलेंट रेडियस आती है 1.5 आई है। दैट मीन्स जो कोवेलेंट रेडियस होती है उसकी लेंथ कम है। अब इसकी लेंथ क्या है तुम्हारे पास, लेसर लेंथ है। लेसर लेंथ है इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया। अब जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब जो कोवेलेंट रेडियस होती है वो क्या होती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, मतलब वो छोटी होती है। क्यों, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन मेटालिक बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्गर है तो उसकी रेडियस भी कम होगी, यानी उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। यही हमें यहाँ पर पढ़ना था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वंडरवाल रेडियस, पढ़ सकते हैं कि वंडरवाल रेडियस कौन सी हो जाएगी। यहाँ पर हम वंडरवाल नॉन बॉन्डेड एटम्स ले लेंगे, ठीक है, हम यहाँ पर नाम चेंज कर देंगे जस्ट, ठीक है। अब देखो हमारे पास कौन सी रेडियस होगी, वंडरवाल रेडियस, वंडरवाल रेडियस हो जाएगी। दैट इज हमारे पास क्या होगी, वंडरवाल रेडियस हो जाएगी। ये भी हमारे पास क्या होती है, हाफ होती है ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन नॉन बॉन्डेड एटम्स। ये किसके बीच में होती है, नॉन बॉन्डेड एटम्स। और ये जनरली किस में होती है, नोबल गैस में होती है। जनरली किस में होती है, नोबल गैसेस में होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी हमारे नोबल गैसेस होते हैं, इनर्ट गैसेस होती हैं, उनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं होती है। दे आर जस्ट हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। अब वो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन से है, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। तो जहाँ पर भी वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वहाँ पर वंडरवाल रेडियस आएगी। दैट मीन्स एटम्स जो है हेल्ड टुगेदर होंगे बाय वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, वो पास पास आएंगे, तो उनके बीच में एक न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस होगी। दैट विल बी योर वंडरवाल्स रेडियस, ठीक है। अब जैसे हमारे पास यहाँ हम पढ़ते हैं नियॉन हो गया तुम्हारे पास, जैसे ये नोबल गैस होती है, नियॉन होगी, ये नियॉन होगी, ये हेल्ड टुगेदर होते हैं जस्ट बाय इंटरेक्शन, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, के बीच में वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। नियॉन हमारे पास नोबल गैस है, ये भी हमारे पास नोबल गैस है, एक दूसरे से जस्ट अट्रैक्टेड होते हैं बाय अ वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये भी तुम्हारे पास क्या है, नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, और ये भी हमारे पास क्या होता है, नॉन पोलर। तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक फोर्सेस होते हैं क्योंकि वो सेम स्पीसीज के बीच में होते हैं। ये भी नॉन पोलर स्पीसीज नियॉन है और ये भी तुम्हारी नॉन पोलर स्पीसीज नियॉन होती है। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं, तो उनके बीच में जहाँ पर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं ये एक दूसरे से बॉन्डेड नहीं होते, जस्ट इंटरेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। तो इनमें कौन सा फोर्स है, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जहाँ पर वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पर वंडरवाल्स रेडियस आएंगी, और वंडरवाल ये जस्ट बॉन्डेड नहीं होते हैं, जस्ट लिखा भी है यहाँ पर था टोटल डिस्टेंस क्या है, द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम्स। यहाँ पर मेंशन भी किया गया कि नॉन बॉन्डेड एटम्स हैं, तो वो जस्ट नॉन बॉन्डेड, उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, वंडरवाल रेडियस क्या हो जाएगी तुम्हारी, हाफ ऑफ न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस निकालोगे, नियॉन नियॉन के जो न्यूक्लियस हैं इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकालोगे। इंटरन्यूक्लियस तो पता है ना, न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है इंटरन्यूक्लियस,
इंटर मीन्स बीच में, न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है। तो दो न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस उसका हम हाफ कर देंगे, दैट विल बी योर वन डेर वाल्स रेडियस हो जाएगी। तो वही है, नॉन पोलर एटम्स के बीच में होती है। कोवेलेंट रेडियस भी नॉन पोलर एटम्स के बीच में होती है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे आयनिक रेडियस, एक ही रह गई हमारे पास आई थिंक, आयनिक रेडियस ही पढ़नी है हमें। देखो आयनिक रेडियस में इतना कुछ खास है नहीं, जस्ट एक सिंपल है वो, ठीक है। आयनिक रेडियस पढ़नी है हमें, आयनिक रेडियस। अब देखो हमारे पास क्या है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो किस चीज़ की फॉर्मेशन हुई, सोडियम पॉजिटिव की एक इलेक्ट्रॉन उसने लॉस कर दिया। क्लोरीन थी, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या बना, क्लोरीन नेगेटिव की फॉर्मेशन हुई। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, आयनिक रेडियस वो होगी जो आयन्स के बीच में बनेगी, ठीक है। अब देखो सोडियम है, सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया है, इसलिए इसकी क्या बन गया, कैटायन की फॉर्मेशन हो गई है। वैसे ही Cl है, क्लोरीन है, उसने एक इलेक्ट्रॉन का गेन किया, लेफ्ट में लिखते हैं रिडक्शन रिएक्शन और राइट में क्या है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो लेफ्ट में इसने इलेक्ट्रॉन का गेन किया, दैट मीन्स इट इज गोइंग थ्रू द रिडक्शन रिएक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर Cl नेगेटिव होगा नहीं, यहाँ पर क्या बन गया, एनायन की फॉर्मेशन, और यहाँ पर क्या बन गया है, कैटायन की फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब ये कैटायन और एनायन के बीच में क्या होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। Cl नेगेटिव और सोडियम पॉजिटिव के बीच में जो अट्रैक्शन होंगे उसको क्या बोलोगे, आयनिक रेडियस बोलोगे। समझ में आ रहा है कुछ, कि हमने कैटायन की फॉर्मेशन की, हमने एनायन की फॉर्मेशन की है, फिर इस कैटायन और इस एनायन के बीच में क्या होंगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे वो कौन से फोर्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कौन से होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वहाँ पर, उसको कूलम्ब फोर्सेस भी बोला जाता है। तो यहाँ पर जो ये जो डिस्टेंस होगी पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस होगी, दैट विल बी योर आयनिक रेडियस, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, आयनिक रेडियस होगी, समझ में आया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस होगी, दैट विल बी योर आयनिक रेडियस हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास हो जाती हैं, 4 रेडियस हमारे पास हो जाती हैं। कौन कौन से कहाँ पर आएंगे, दैट इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि दोनों के दोनों जो हमारे चारों के चारों जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं। नाम से पता चलता है, आयनिक है तो आयंस के बीच की वाली रेडियस, कोवेलेंट है तो जहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है वहाँ वाली रेडियस, एंड देन लास्ट हमें क्या करनी है, एक सीक्वेंस पता करनी है कि कौन सी कितने ज़्यादा लंबी होती है रेडियस, वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। अब देखो ध्यान से, हमारे पास सबसे पहले आएगी वन डेर वाल रेडियस, वन डेर वाल्स रेडियस सबसे आगे हमारे पास आएगी। उसके बाद हमारे पास आएगी कोवेलेंट रेडियस आएगी, देन उसके बाद हमारे पास आएगी मेटालिक रेडियस, लंबी सबसे, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर याद रखनी थी, कौन सी कितने रेडियस हमारे पास होती है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये हमने पढ़ा यहाँ पर कि वन डेर वाल रेडियस जो होती है वो सबसे ज़्यादा लंबी होती है, क्योंकि वो दो नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच में होती है। ये क्या होती है, दो नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच में होती है, इनके बीच में जस्ट इंट्रैक्शंस होते हैं, तो नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच में है। उसके बाद हमारे पास क्या किया मैंने, ये कोवेलेंट रेडियस जो होती है इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। देखो ध्यान से दोबारा इसको, यहाँ पर आएगी मेटालिक रेडियस, उसके बाद आएगी हमारे पास कोवेलेंट रेडियस, और सबसे छोटी होती है आयनिक रेडियस, ठीक है। अब ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, ये तुम्हारे पास क्या होता है, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर बोल सकते हो इसको, या फिर रेडियाई का ऑर्डर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, रेडियाई का ऑर्डर बोल सकते हो या फिर बॉन्ड लेंथ ऑर्डर बोल सकते हो। वन डेर वाल रेडियस सबसे ज़्यादा लंबी होती हैं, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा वीकेस्ट फोर्सेस होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, क्योंकि ये वीकेस्ट बॉन्ड होते हैं। जो भी वीकेस्ट बॉन्ड होते हैं उनकी वीकेस्ट बॉन्ड, मतलब जो भी वीकेस्ट बॉन्ड होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा लंबी होती है। एज वी हैव अ रिलेशन बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि वीकेस्ट फोर्सेस होते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत वीक हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ये नोबल गैसेस में होती है, ये कहाँ होती है, नोबल गैसेस में होती है,
ठीक है, नॉन बॉन्डेड है, बॉन्ड ही नहीं है इनके बीच में, तो बहुत दूर दूर होंगे एटम्स, तो उनके बीच में डिस्टेंस भी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद मेटालिक, ये हमने पढ़ा था कि मेटालिक बॉन्ड वीकर होते हैं देन कोवलेंट बॉन्ड्स है, क्योंकि ये मेटल मेटल के बीच में होते हैं, दैट इज़ वेरी वीकर होते हैं क्योंकि सेम एटम्स के बीच में होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड पोलर एंड नॉन पोलर दोनों के बीच में हो सकता है, दैट मीन्स H2 भी हो सकता है, HCl हेटेरो एटम्स के बीच में ये पोलर हो जाएगा, तो पोलर के बीच में भी हो सकता है और नॉन पोलर के बीच में भी हो सकता है। मेटालिक जो होता है वो मेटल मेटल के बीच में होता है, तो ये बॉन्ड लेंथ थोड़ी लंबी होती है इन कंपैरिजन टू कोवलेंट। अब आयनिक बॉन्ड जो होते हैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या होती है, कूलम्ब फोर्स होते हैं, और कूलम्ब फोर्स सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। तो इसके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो सबसे ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सोडियम पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, इसलिए सबसे छोटा बॉन्ड इसमें बनेगा। लेट्स वी हैव अ ब्रेक। इसमें हमने ये कंप्लीट कर लिया है, वंडरवाल रेडियस कौन सी थी हमारी, मेटालिक रेडियस कौन सी थी, कोवलेंट रेडियस कौन सी थी, और आयनिक रेडियस कौन से थे। हमारे 4 कंप्लीट हो गए हैं। अगर तुम्हें ट्रेंड देखना है इसमें कौन सा कहाँ इंक्रीज होता है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, वो हम सिंपल देख सकते हैं कि क्या आ रहा है हमारा। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा, ये हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ये हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, और ये हम जाएंगे इधर टॉप टू बॉटम जाएंगे, हम जाएंगे यहाँ पर टॉप टू बॉटम जाएंगे। ठीक है, ये याद रखना है। लेफ्ट टू राइट जब जाओगे तो हमेशा तुम्हारा जो साइज होगा वो हमेशा इधर डिक्रीज करता है, क्योंकि लेफ्ट राइट जाते हैं तो एटॉमिक जो नंबर होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो इंक्रीज होता है। जब लेफ्ट राइट जाओ एटॉमिक नंबर इंक्रीज, दैट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज करता है तो जो न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आउटर मोस्ट शेल पे क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। तो जब न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो साइज उसका क्या करेगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो इधर साइज डिक्रीज होगा। तो टॉप टू बॉटम जाओगे तो एटॉमिक जो तुम्हारा साइज इंक्रीज करता है, क्यों, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर नहीं बढ़ते हैं इन कंपैरिजन टू, क्योंकि साइज इंक्रीज होता है। Okay, then bye bye, take care, meet you in next meeting. Okay, thank you so much.